शैलराज फ्रेंड्स वैली पेश करते हैं आपके अपने नगर बिल्हा में कम दरों पर डाइवर्टेड प्लॉट, जहां आपको मिलेगा सीसी रोड, नाली, बिजली, पानी, रोड साइड पौधारोपण। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें शैलराज बिल्डकॉम में। मोबाइल नंबर है 9098605060 या फिर 7693940333 पर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाजर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। 3 मई रात्रि 12 बजे तक संचालित नहीं की जाएगी यात्री ट्रेन, रेलवे लौटाएगी प्री बुकिंग की रकम। कोरबा जिले में लिए गए कुल 1084 सैंपल, अब तक 360 सैंपलों की जांच, 23 पॉजिटिव केस, 21 संक्रमित मरीजों का एम्स रायपुर में इलाज जारी। प्रधानमंत्री ने कहा 3 मई तक देश रहेगा लॉकडाउन, कोरोना से बचने कठोरता और बढ़ाई जाएगी। मोदी ने कंपनियों और बिजनेसमैन से की अपील, किसी को नौकरी से न निकाले, कर्मचारियों को लेकर संवेदनशील रहे। लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाने जाने के साथ 3 मई तक तमाम घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट रहेगा रद्द। कोरोना से लड़ने के लिए कांकेर रसोई संघ ने सीएम राहत कोष में दी 6,87,000 रुपए का दान, कलेक्टर ने की सराहना। सीएम भूपेश बघेल ने लॉकडाउन के बीच अंबेडकर जयंती पर अपने ही कार्यालय में ही फूलमाला अर्पण कर दी श्रद्धांजलि। लॉकडाउन की अवधि बढ़ने से मजदूरों की हालत पर डॉक्टर रमन सिंह ने जताई चिंता, भोजन पानी की व्यवस्था के साथ खाते में रकम डालने की कही बात। छत्तीसगढ़ में गरीब परिवारों को राहत, निजी स्कूलों में आरटीई आवेदन जमा करने की तारीख बढ़ी, स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। बिलासपुर में लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे लोग, कार में ऑन ड्यूटी मेडिकल स्टाफ चस्पा कर घूमते हुए पकड़ा गया युवक। रायगढ़ में लॉकडाउन का 21वां दिन, पुलिस बेवजह घूमने वालों को दे रहे समझाइश, जिले में मास्क लगाना जरूरी वरना होगी कार्रवाई। रायपुर में लॉकडाउन का 21वां दिन, बिना हेलमेट घूम रहे लोगों से फाइन वसूला जा रहा, अंबेडकर अस्पताल में भी कोरोना जांच की सुविधा होगी। रायपुर में सब्जी ले लो की आवाज पर 2 गुटों में झड़प, लाठी तलवार और पत्थर से किया एक दूसरे पर वार, 30 के खिलाफ मामला दर्ज। छत्तीसगढ़ के सुकमा में निजामुद्दीन से लौटे युवक ने छिपाई कोरोना की जानकारी, तबीयत बिगड़ने पर पता चला। कटघोरा में 16 साल के लड़के ने 21 लोगों को संक्रमित किया, स्वास्थ्य मंत्री बोले संक्रमण बढ़ा तो प्रदेश में नहीं है सावधान। मारपीट की घटना में आरोपी को पकड़ने गई महिला पुलिस, परिजन ने थाना प्रभारी को ही पीट दिया। मैनपुर में हाथी के हमले से घायल, ग्रामीण को 20 किलोमीटर तक कांवड़ से पहुंचाया अस्पताल।
लॉकडाउन का उल्लंघन कर रोज चुपचाप पान ठेला खोलकर गुटखा सिगरेट बेचने की लगातार शिकायत, देना पड़ा 1000 जुर्माना। एक महत्वपूर्ण दिवस आज हमारे भारत के इतिहास में है। मैं आज के दिन की सभी को बधाई देना चाहूँगा और जो प्रिंसिपल्स जो मूल है जिसके बेसिस पे पूरे राष्ट्र की संरचना हुई है, उस संविधान के प्रति आदर भावना रखने के लिए मेरा सभी लोगों से आग्रह है। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर। मैं हूं पुखराज सिंह और आज हम आए हुए हैं पथरिया की अगर बात करें तो बहुत सारी ये बातें सामने आ रही थी कि यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव की संख्या अचानक से बढ़ गई है। यहाँ पर लॉकडाउन के बाद भी यहाँ पर लॉकडाउन के अलावा यहाँ पर कर्फ्यू जैसी स्थिति लगी हुई है। लगातार यहाँ से बहुत सारी बातें आ रही थी सामने। आज इन्हीं सब विषयों को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ पथरिया सेक्टर के बहुत सारे पत्रकार उपस्थित हैं। नवभारत है, नई दुनिया है, दैनिक भास्कर, हरिभूमि, सारे क्षेत्र के हमारे पास मीडिया कर्मी हैं। हम सबसे बात करेंगे। हमारे साथ अभी ईश्वर साहू जी हैं। जी बताएं, आपके पथरिया सेक्टर में किस प्रकार की चीज़ें कोरोना को लेके यहाँ पर देखी जा रही हैं, क्या कहेंगे इस विषय में? जी, कोरोना अभी उनका प्रकोप जारी है। बीच में हमारे छत्तीसगढ़ में 10 केस थे, वो 11 हुआ। उसके बाद जैसे ही लॉकडाउन खुलने वाला था, कटघोरा में अचानक नया जीमात लोगों वालों के नाम से शुरू हो गया। उसके बाद उनकी संख्या 8 हुई और वहाँ से कुछ बगड़ुआ है, पथरिया बगड़ुआ, तब से यहाँ की स्थिति थोड़ा सा अलग हुआ। इसके बाद एक घटना यहाँ घटी आज, वहाँ क्या बोलते हैं उसको, व्हाट्सएप के माध्यम से ये पता चला कि एक पत्रकार द्वारा हमारे एसडीएम महोदय छत्री जी को उनके द्वारा गाली गलौज किया है करके आरोप लगाया गया, जिस कारण से हम सभी पत्रकार यहाँ उपस्थित हुए। मेरा कहना यह है कि हम निरंतर लगातार देख रहे हैं छत्री जी दिन रात एक करके अपने पूरे टीम, पुलिस प्रशासन और अपने राजस्व के पूरे अधिकारी सहित दिन रात एक करके घूम रहे हैं, देख रहे हैं। और पत्रकारिता का जो अर्थ है वो आज हमको लज्जा कर रही है। इस तरह की कोई भी बिना नंबर के गाड़ी में इधर उधर घूमना और ऐसे लॉकडाउन की स्थिति में घूमना, उसके बाद अधिकारियों से गलत ढंग से पेश आना और ऊपर से ये लांछन लगाना कि मैं पत्रकार हूं और मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, इस तरह से किसी उच्च अधिकारी के द्वारा उनको दबावपूर्वक बोलना और मैं पत्रकार हूं करके धमकी देना, ये वास्तव में जो पत्रकार है उनको गाली देने के बराबर है। जो अधिकारी निरंतर अपने बीवी बच्चे और घर द्वार छोड़ करके निरंतर काम कर रहे हैं, हमारे जान की रक्षा कर रहे हैं। लॉकडाउन के समय में अपने घर में हम लोग सुबह शाम दिन भर बैठे आराम कर रहे हैं, उस समय में इन लोग कड़ी धूप में दौरा कर रहे हैं। बावजूद उसके कोई पत्रकार आकर के ये बोल रहे हैं कि मैं पत्रकार हूँ, ऐसा है वैसा है करके अधिकारियों को झूठी आश्वासन हो करके अपना जी बिल्कुल ये कर रहे हैं। ये पत्रकारों के खेमे को बदनाम करने वाला सिलसिला। चलिए ईश्वर जी, हम आपके पास फिर से आएंगे। तो जैसा इन्होंने कहा कि पथरिया सेक्टर में ऐसे कुछ लोग हैं जो पत्रकारिता के एवज में गलत प्रकार के काम कर रहे हैं, गलत तरीके से अपने आप को पेश कर रहे हैं और ये भी नहीं कहा जा सकता कि वो जिन्होंने इस प्रकार की हरकत की है वो पत्रकार हैं कि नहीं। चलिए बिल्हा सेक्टर से बिलोंग करते हैं मनोहर बंजारे हमारे साथ हैं। क्या कहेंगे जो इस प्रकार की खबरें लगातार व्हाट्सएप में, सोशल मीडिया पर जो चीज़ें आ रही हैं, अभी पेपर में भी छपा हुआ है कि एसडीएम के द्वारा गाली गलौज किया गया एक पत्रकार के ऊपर, जबकि ये भी प्रूफ नहीं हो पा रहा है कि वो जो सामने वाला जिसने ये आरोप लगाया है वो खुद एक पत्रकार है भी कि नहीं है। क्या कहेंगे इस विषय में? जी, इस बारे में तो मैं बताना चाहूँगा कि एक उच्च अधिकारी जो है
इस टाइप के गाली गलौच तो बहुत माने वो यूज ही नहीं करते हैं। इस टाइप के जो बातें हैं ये तो रियल में नहीं है। और उसके द्वारा जो पत्रकार यहाँ के जिसके द्वारा बोला जा रहा है कि मेरे साथ गाली गलौच किया गया है, मारपीट किया गया है, मीडिया सोशल मीडिया पे आया था व्हाट्सएप के माध्यम से कि गले को दबा रहा था, ऐसा टाइप का कुछ सुनने को मिला था। तो कोई अधिकारी या पूरा पेट्रोलिंग के समय पूरा पुलिस प्रशासन के साथ, पथरिया पुलिस प्रशासन के साथ एसडीएम महोदय उपस्थित थे। तो ये तो जाहिर है कहना कि पुलिस प्रशासन होने के बाद अगर एसडीएम उसके ऊपर अगर उंगली उठाता है, उसके ऊपर हाथ उठाता है, ऐसा तो बिल्कुल सोचने भी नहीं आता है। अगर हाथ उठाना है अगर एसडीएम महोदय को, तो वो पुलिस प्रशासन को बोलेगा कि ये गलत बात कर रहा है, बेवजह का घूम रहा है। इस टाइप की अगर बातें हैं तो वो पुलिस प्रशासन को बोलेगी। ये मतलब ये बेवजह बात है कि जो उसने कहा है कि एसडीएम ने मेरे साथ हाथापाई किया है, गला दबाया है, स्पष्ट रूप से आप ये कहना चाह रहे हैं। चलिए ठीक है, हम आपके पास फिर से आते हैं। हमारे साथ सोनवानी जी हैं, क्षेत्र के बहुत ही प्रख्यात पत्रकार माने जाते हैं, बहुत पुराने हैं। चाचा, आप क्या कहेंगे कि ये जो चीज़ें सुनने में आ रही है, अपने आप को एक आदमी पत्रकार कह रहा है, बगैर नंबर प्लेट के गाड़ी में घूम रहा है, बगैर मास्क लगाए घूम रहा है और टाइम बे टाइम घर से आना जाना कर रहा है, और अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी उसको रोकते हैं, उसको मना करते हैं, तो फिर वो अपने आप को पत्रकार करके धौंस दिखाता है, क्या कहेंगे आप? उस बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं तो 40 साल से जी पत्रकार तो खैर नहीं है, हम यहाँ तो एक संवाददाता के रूप में प्रेस में काम कर रहे हैं जी। उसके साथ अधिकारी जो है बिना नंबर के गाड़ी और आगे प्रेस पीछे प्रेस लिखा गाड़ी मिलेगा और नंबर नहीं रहेगा तो पूछेगा ही, तो वो बोलता है कि मैं यहाँ पत्रकार हूँ, तो आईडी मांगता है, आईडी दिखाओ, तो पास में आईडी भी नहीं है। जबकि एक संवाददाता का आईडी प्रूफ पास में हमेशा रखना चाहिए, तभी एक संवाददाता के रूप में माना जाता है। और फिर वो प्रशासनिक अधिकारी जो है अपने दिन रात एक करके परिवार छोड़ के यहाँ हम ही लोगों का रक्षा करने के लिए घूम रहे हैं जी। और फिर मारपीट वाले मामला है जो है ना, मारपीट वाले मामला जो एक प्रशासनिक अधिकारी अपने हाथ से नहीं कराता, साथ में तो उसका ऑलरेडी पुलिस प्रशासन भी रहता है, उनके द्वारा करवाता, लेकिन ऐसी कोई घटना नहीं हुआ है। क्योंकि अधिकारी से संपर्क करने के बाद उन्होंने बताया कि पंचनामा करा के लिखा हुआ है जी जी। वो पंचनामा में 5-10 लोगों का साइन है, जिसमें ऐसी कोई प्रकार की घटना है जो यानी कि बिना मतलब के प्रशासनिक अधिकारी का बदनाम करने के लिए तुले हैं जी जी। मतलब प्रशासनिक अधिकारी को बदनाम करने के पीछे इस प्रकार की चीजें की जा रही है कुछ लोगों के द्वारा। चलिए हम आपके पास फिर से आते हैं। चाचा भाई अपना परिचय देंगे, क्या कहेंगे इस विषय को? ओमू दीवान, दैनिक भास्कर पथरिया, संवाददाता जी जी। तो क्या कहेंगे जो इस प्रकार की बातें सामने आ रही है, और अमूमन जो जानकार लोग हैं, आप भी यहाँ के लोकल रहने वाले हैं, आप भी उस बंदे को भी जान रहे होंगे, अधिकारी कर्मचारियों को भी जान रहे होंगे, किस प्रकार से वो दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं, लोगों को घरों में रहने के लिए अपील कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस विषय में? सबसे पहले तो मैं आरजे रमझाजर को बधाई देता हूँ, क्योंकि वो हर जगह अभी कोरोना के चलते जी पूरे हर जगह जाके सभी जगह का कवरेज दे रहे हैं, उसके लिए आपकी टीम पूरी बधाई की पात्र है। और मैं एक छोटा सा संदेश देना चाहता हूं कि मैं अब ज़्यादा तो नहीं जानता, अपने आसपास क्षेत्र में जितने हैं सबसे पहले सफाई कर्मचारियों को बहुत धन्यवाद देता हूं, नगरीय निकाय के जितने भी कर्मचारी हैं उनको धन्यवाद देता हूं, पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देता हूं, एसडीएम पूरे अपने टीम के साथ भिड़े हैं उनके लिए धन्यवाद देता हूं कि वो इस कोरोना की जंगी लड़ाई में बहुत अच्छे ढंग से अपना कर्तव्य निर्वहन कर रहे हैं। और रहा सवाल जी जो अभी हम लोग ने भी व्हाट्सएप फेसबुक में देखा कि हमारे पत्रकार बंधु के साथ ऐसा गलत हुआ है करके, तो हम सब इकट्ठा होकर पथरिया में कि सोचे कि भाई बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए करके, तो हम एसडीएम सर के पास गए और वहाँ बहुत सारे वरिष्ठ जन पथरिया के गणमान्य नागरिक के साथ में गए, तो वहाँ एसडीएम सर हमको लिखित में दिखाए उस दिन का पंचनामा, जिसमें था कि वो खुद दस्तखत किया हुआ है, जो अपने आप को पत्रकार बोल रहा था वो कि मेरे द्वारा मतलब बिना नंबर प्लेट की गाड़ी और बिना मास्क लगाए 2-3 बार मेरे द्वारा इधर उधर जाना बताया वो। उसके बाद वो अपनी गलती को स्वीकार करके किया है और हम व्यक्तिगत
ढंग से एसडीएम सर को उस समय उपस्थित हमारे टीआई साहब मिश्रा जी को और नगर पंचायत के जो कर्मचारी उनको जानते हैं और अभी जिस हिसाब से वो लोग सेवा कर रहे हैं, मैं तो नहीं सोचता कि किसी भी तरीके से गलत व्यवहार किए होंगे अधिकारी लोग। जी जी। और एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे पथरिया क्षेत्र में कोई भी एक भी पत्रकार नहीं है। हम लोग, मैं भी दैनिक भास्कर का हूँ लेकिन संवाददाता हूँ। जी जी। तो उस हिसाब में अगर वो बताया होता कि मैं संवाददाता हूँ कि पत्रकार हूँ और अपना आईडी जो हर पत्रकार को दिया जाता है वो आईडी अगर दिखाते तो कोई भी शर्त में हमारे अधिकारी लोग ऐसा नहीं करते। चलिए, तो ये बहुत सारी बातें सामने आ रही है और जैसा कि आपने बताया कि उसने माफ़ी भी मांगी है, वो भी बाकायदा लिखित में माफ़ी मांगी गई है उसके द्वारा, और ये तो प्रूफ नहीं हो पाया है कि वो पत्रकार है, और अगर पत्रकार हो भी तो भी उसने जो किया वो गलत किया। क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो चाहता हूँ कि हम लोग को भी, जो हम लोग पत्रकार हैं जी, हमारा भी कर्तव्य है कि हम जाके अधिकारी लोग का सहयोग करें। उनकी छोटी मोटी गलती भी हो जाए तो हमको उनके साथ रह के हमको अच्छे से उनका साथ देना चाहिए कि इस विकट परिस्थिति में हम कोरोना के खिलाफ सब मिलके हमारा भी कर्तव्य है वो निर्वहन करें। चलिए, अभी हम बहुत सारे पत्रकार पथरिया सेक्टर में यहाँ पर अभी उपस्थित हैं और सभी इस विषय को लेकर मंत्रणा कर रहे हैं कि भैया एक्चुअल में ऐसा अगर हुआ है तो क्यों हुआ है और जो दोषी आदमी है उसके ऊपर कार्रवाई हो। कुछ पत्रकार जो साथी हैं हमारे वो हमसे कटे हुए हैं या अभी इस विषय पे वो कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं, वो शायद उस पत्रकार को सपोर्ट कर रहे हैं जो अपने आप को पत्रकार कह रहा है, भले उसके पास सबूत नहीं है। ऐसे लोग जो उनको साथ दे रहे हैं, उनका समर्थन करने वाले हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? क्या उनको साथ देना चाहिए? अरे बिल्कुल नहीं, हम लोग तो चौथा स्तंभ हैं। हमको पत्रकार भाइयों को, संवाददाताओं को कहा जाता है कि निष्पक्ष ढंग से हम लोग अपनी बात रखें और हम अपनी ही लड़ाई में अगर पक्ष लेना चालू कर दें तो ये तो गलत होगा। बिल्कुल मैं नहीं चाहता और इसकी घोर निंदा करता हूँ कि हम पत्रकार को और हम संवाददाताओं को एकदम निष्पक्ष हर मामले में खड़ा होना चाहिए। चलिए, एकदम निष्पक्ष हमको हर मामले में खड़े होना चाहिए। मैं आपके पास आता हूँ जी, अपना परिचय देंगे और क्या कहेंगे आप इस विषय में विशेष रूप से? जी, मैं संपत जायसवाल हूँ, नवभारत संवाददाता। जिस तरीके से कोरोना महामारी की बीमारी के चलते हुए एसडीएम साहब ने विगत 21-25 दिनों से आप पथरिया नगर पंचायत को स्वच्छ बनाने के लिए दिन रात एक करके और पूरे पथरिया नगर भ्रमण में निकलें और सभी को समझाइश दिया गया। कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे को कुछ जानकारी मिला और मैं पता किया तो एसडीएम साहब के द्वारा उनको निर्देश दिया गया था कि बोला गया था कि इस तरीके से सार्वजनिक रूप से घूमना या ये अनगढ़ बयान करना या और कुछ करना ये पूरी तरीके से गलत है। जिस तरीके से ये पत्रकार के द्वारा जो बोला जा रहा है कि एसडीएम साहब को एसडीएम साहब गाली दी गई है, मारा पीटा गया, मुझे गाली दिया गया है, मारा पीटा गया है, ये हमने जहाँ तक पता करने की कोशिश किया है तो ये बहुत ही झूठा आरोप है और इस तरह के आरोपों के लिए हम पत्रकार संघ उनका साथ नहीं देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं आपके पास फिर से आता हूँ। सीनियर होने के नाते चाचा मैं आपके पास एक बार फिर से आऊँगा। क्या कहेंगे आप कि अभी जैसा दौर चल रहा है अभी पूरे विश्व में, अगर हम बात करें कोरोना करके, और इस स्थिति में आर्थिक स्थिति अगर देश की बोलें, विश्व की बोलें तो एकदम चरमरा गई है, हर देश की स्थिति एकदम दयनीय हो गई है। और उसके बाद अभी जैसे लॉकडाउन खोलने की बातें आ रही हैं कि 14 को 15 को खोला जा सकता है। अभी पीएम साहब ने सीएम के साथ मीटिंग की ऑनलाइन। आपको क्या लगता है एज अ पत्रकार, आज की स्थिति परिस्थिति को मुंगेली की पथरिया की देख के क्या लगता है आपको कि खोला जाना चाहिए या इसको और बढ़ाया जाना चाहिए? जिस प्रकार कल पीएम का जो मुख्यमंत्रियों का लिया था मीटिंग, उसमें तो खैर 10 प्रदेश का मुख्यमंत्री तो लॉकडाउन के लिए तैयार है जी, रहना चाहिए करके। वैसे हमारे यहाँ भी चाहिए। अभी पास ही गांव पथरिया के 4 किलोमीटर में 4 मिला है, उसमें अभी जांच चल रही है, अब जो भी निकलता है जी। लेकिन अभी तो लॉकडाउन रहना ही चाहिए। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा सर। हमारे छत्तीसगढ़ के मुंगेली के पथरिया के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर खाने कमाने के लिए जाते हैं, दिल्ली में, हरियाणा में, हैदराबाद में, बहुत अलग अलग जगह पे वो फंसे हुए हैं। उनकी स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि अब उनको खाने के भी बांधे पड़ गए हैं और वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है, राज्य सरकार है, जिला सरकार है, वो उनको मुहैया नहीं करवा पा रही है। ऐसे में वो लगातार हमारे जो कलेक्टर साहब हैं, हमारे जो अलग अलग ज़िले के छत्तीसगढ़ के कलेक्टर हैं, उन्होंने सबने एक नंबर जारी किया है। उस नंबर पर सभी कॉल कर रहे हैं लेकिन उसमें कॉल लग नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में वो क्या करें?
अच्छा, वो बार बार कहते हैं कि हमको लाने का कोई प्रयास किया जाए, हमको लाने का प्रयास किया जाए, लेकिन सीएम कहते हैं, हमारे कलेक्टर साहब कहते हैं कि भाई जो जहाँ पर है वो वहीं पर रहे, क्योंकि ऐसे कंडीशन में आना भी खतरा है और आपको लेने जाना भी खतरा है। आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए ऐसे में? तो खतरा तो बना हुआ है, लेकिन उनके लिए खर्चा की व्यवस्था कर भिजवा देना चाहिए ताकि वो लोग लॉकडाउन तक वहीं अपना खाए पिए। जी, तो लॉकडाउन तक उनके व्यवस्था की जानी चाहिए। अच्छा, ऐसा कोई आंकड़ा ऐसा बनाया जा सकता है क्या, कितने लोग कम से कम वहाँ पर फंसे हुए हैं और एक दिन कम से कम उनके लिए ट्रेन वगैरह चला के या बस वगैरह चला के उनको अलग अलग क्षेत्र से उनको उठा के लाया जा सके, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? ये तो प्रशासनिक ही अपना समझेगा ये सब चीज़ को। वैसे तो प्रशासन सभी को बंद ही कर दे और बंद होने वाला है तो मुश्किल जाएगा आने जाने में, बल्कि शासन द्वारा उनका वहीं रहने बसने खाने पीने की व्यवस्था ही ठीक रहेगा। चलिए, मतलब लोकल सरकार को वहाँ पर बोला जाना चाहिए। चलिए, हमारे साथ जियाउद्दीन खान है सर, थोड़ा सा आप आगे आ जाएंगे ज़्यादा अच्छा है। देखिए मूंछ हम कितने अच्छे लग रहे हैं आज, ये बाकायदा ये क्लीन शेव रहते हैं, लेकिन चूंकि कोरोना की मार इनके ऊपर भी देखी जा सकती है। देखिए शेव नहीं किया इन्होंने। सर क्या कहेंगे, कोरोना की मार आपके ऊपर भी दिखाई दे रहा है? बिल्कुल जी, क्यों नहीं रहेगी, आम नागरिक है तो आम रूल को फॉलो करेंगे। जी, तो क्या कहेंगे सर, आपके पथरिया सेक्टर में, सरगांव सेक्टर में लगातार ये बातें सामने आ रही कि बाहर से जो जमाती लोग हैं उनके आने से सेक्टर में महामारी का प्रसार हो रहा है, क्या कहेंगे इस विषय में आप? बिल्कुल हो रहा है, जब डॉक्टर उसको चेकअप करके पा रहे हैं कि कोरोना पॉजिटिव या नेगेटिव पा रहे हैं और शासन उसका टोटल लोगों का नाम निकाल कर उनको चेकिंग कर रही है और उनके अंदर पाया भी जा रहा, तो शासन जो डिसाइड कर रही है उसको तो मानना पड़ेगा। चलिए, तो कुछ खबरें ऐसी भी आई थी सर कि जमाती लोगों के ऊपर ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि जो बाहर से जो ज़्यादातर लोग आ रहे हैं वो मुस्लिम कोटा के हैं, लेकिन एक सर्वे में पाया गया कि उसमें जितनी संख्या मुस्लिम लोगों की है उससे कहीं ज़्यादा हिंदू पाए जा रहे हैं और जिनका टेस्ट सैंपल लिया जा रहा है उसमें ज़्यादातर लोगों का नेगेटिव आ रहा है, मतलब उनको है नहीं कोरोना। क्या कहेंगे इस विषय में? बिल्कुल सही है, शासन सबसे पहले संदेह में ही पकड़ेगी और सुरक्षा हो जाए तो जान बच गई और एक क्या कहना चाहिए, घटना से हम बच जाएंगे। और अगर ये सोच के छोड़ दें कि नहीं शायद ये नहीं होंगे तो जब तक तो बड़ा रूप ले लेगी। तो सरकार को पहले से करना है ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि प्रधानमंत्री के लिए हमारे पास लग रहा है कि 3 महीने 4 महीने पहले मालूम था एयरलाइंस को बंद कर देना था, वो जो नहीं हो पाया, तो कम से कम छत्तीसगढ़ सरकार उस तरफ तो कदम उठा रही है कि घटना घटने से पहले ही कदम उठा रही है, अच्छी बात है। तो जैसे कि बातें सामने आ रही थी सर, अगर कोई संदिग्ध मिलता है तो उसका तो फ्री में चेकअप किया जा रहा है, फ्री में उसका सैंपल लिया जा रहा है और फ्री में उसका रिजल्ट भी दिया जा रहा है कि आपको है कि नहीं। लेकिन अगर आम जनमानस को है जो उनके संपर्क में आया है, धोखे से हो, जानबूझकर हो, और उसको लगता है कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूं करके, और वो जाकर अगर टेस्ट करवाता है तो उसको 5,000 रुपए की डिमांड करते हैं जी। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है आपको क्या कि हर आदमी को ये कह देना चाहिए कि हम जमाती लोग हैं, बाहर से आए हुए हैं, तो उनका फ्री में हो जाए? क्या लगता है आपको? जी नहीं, ऐसा कह के भी अगर जान बचती है और गांव क्षेत्र शहर के लिए अगर हम मुसीबत का कारण बनते हैं तो ऐसा कह के भी हो, लेकिन सामने तो आना चाहिए। और शासन को भी थोड़ा सा कोई इसका सरल हल निकालना चाहिए था, या नगर पंचायत अध्यक्ष या ग्राम सरपंच या कोई गांव के वरिष्ठ लोग या एक समिति संगठन ऐसे गरीब लोगों का इलाज और जांच कराना चाहिए ताकि ये ना हो पाए। जी बिल्कुल, मतलब एक उपाय करना था, एक सस्ता सा उपाय करना था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इलाज हो सके। बिल्कुल। चलिए, आज जैसे हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं पथरिया सेक्टर में, जैसा कि आरोप लगाया गया है एसडीएम के ऊपर कि उन्होंने एक पत्रकार को गाली दिया है, उनके ऊपर हाथापाई की गई है, जो कि ये भी प्रूफ नहीं कर पा रहा है कि मैं पत्रकार हूँ। क्या कहेंगे आप इस विषय में? आरोप नहीं, मैं तो इसको घटना समझ के आया था कि एक पत्रकार के साथ एक घटना घटी है और एक अधिकारी ने पत्रकार के साथ अपने पावर का मिसयूज किया है और इसको सुनने और पढ़ने के बाद ही हम यहाँ तक पहुँचे। लेकिन जब एसडीएम महोदय से बात किए, उनसे सामने बात रखे, तो पता चला कि घटना जो हमने पढ़ा था व्हाट्सएप में या न्यूज़पेपर में, घटना वैसी थी ही नहीं। घटना तो कुछ और थी कि वो कई बार उसको समझाइश दी गई थी और एक अभद्र तरीके से चलने फिरने की उसकी आदत थी। कई बार वो बिना नंबर की गाड़ी और रफ तरीके से चल रहा था, मास्क वगैरह का भी यूज़ नहीं कर रहा था। तो अधिकारी ने टोका टाकी किया, अपनी शक्ति की या अपने पावर का इस्तेमाल किया, तो उसने अपने आप को पत्रकार होने के नाते धोस दिखाने की कोशिश की। उसके बाद अधिकारी ने उसके और भी लोगों को बुलाकर, शायद भाई को बुलाने की बात कही जा रही है, उसके सामने उसके माफ़ीनामा लेकर और आइंदा नहीं करेंगे ऐसा बोलकर यहाँ से लौटाया गया। और ये जो है पूरे पत्रकार के लिए अपमान था कि अगर अधिकारी ने ऐसा किया। लेकिन जब घटना को हमने तह से देखा तो पता चला कि वो हमारे लिए अपमान था कि ऐसे पत्रकार ने ऐसे अधिकारी के साथ किया। और ऐसे पत्रकारों के साथ बिल्कुल हम सहमति नहीं है। इसमें तो पथरिया के वरिष्ठ पत्रकार और मुंगेली जिले के पत्रकार, श्रमजीवी पत्रकार संघ के लोगों ने आकर
इसका पूरा डिटेल निकाला तो पाया कि ये ऐसे पत्रकार हमारे लिए अपमान का कारण है। चलिए, ऐसे लोगों के साथ हम नहीं हैं। हाँ, काफ़ी सारे लोगों के बारे में ऐसा काफ़ी पत्रकारों के ऊपर ये देखा जा रहा है कि वो उस व्यक्ति का सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वो अपने आप को पत्रकार कह दिया है, भले उनको जानकारी हो ना हो अन्य पत्रकारों को, लेकिन उनके समर्थन में है कुछ लोग कि पत्रकार के ऊपर इस प्रकार की चीज़ें की गई हैं तो हम आंदोलन करेंगे, हम एसडीएम के ऊपर कार्रवाई कराएंगे। ऐसे पत्रकारों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? सर देखिए, हर किसी आदमी का एक शौक होता है, जैसे कि शाकाहारी खाने वाली होटलों में भी भीड़ होती है, मांसाहारी होटल में भी भीड़ होती है, जुआ के फड़ों में भी होती है, लूडो खेलने वालों में भी टाइम पास होता है। हो सकता है उसका भी एक समूह होगा और वो क्यों है तो वो उनकी स्वेच्छा है। उन लोगों को सीख लेना चाहिए कि आदमी को किसके साथ रहना चाहिए और किसके साथ नहीं रहना चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, जाते जाते एक चीज़ आपसे हम जानना चाहेंगे, जो जमाती लोग आ रहे हैं सर बाहर से, ये कई दफ़ा ऐसा देखा जा रहा है कि अपने घरों में चुपके से चले जाते हैं, ये जानकारी नहीं दे पाते हैं सामने वाले को और ये लगातार अपने गली में मोहल्ले में लोगों से मिल के उस चीज़ को, महामारी को फैला रहे हैं। आप ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे और आम जनमानस को, अपने पथरिया सेक्टर के, छत्तीसगढ़ के, भारत देश के जो लोग भी इसको देख रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे एक पत्रकार की हैसियत से लोगों को? जी, मैं एक पत्रकार के साथ साथ मुस्लिम भी हूँ जी, और मैं जो तबलीग जमात जो हिंदुस्तान में वायरस फैलाने का एक माध्यम बन रही है, मैं उससे भी संबंध रखता हूँ जी। तो जो ये कहा जा रहा है कि उसकी सूचना लोगों को नहीं हो पाती, वो लोग आकर घर में घुस जाते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। उस बस्ती के, उस गांव के और उस जिस गांव का रहने वाला है, उस मस्जिद के इमाम को भी ये जानकारी रहती है कि कौन आदमी 10 दिन से, 15 दिन से, 1 महीने से, 6 महीने से घर से बाहर गया हुआ है, इसकी पूर्ण जानकारी रहती है। चाहे तो वो मौलाना, वो इमाम बिल्कुल बता सकता है कि कौन आदमी हमारे यहाँ से गायब है और कहाँ गया है और कब लौटेगा, इसकी पूरी जानकारी होती है। चलिए, पूरी जानकारी होती है, लेकिन जो लगातार ये ऐसा बातें सामने आती हैं, जब भी ऐसा पब्लिक जमावड़ा अगर देखा जाता है, अभी तो फिलहाल 144 धारा लगने के कारण अभी नुक्कड़ों में भीड़ भाड़ नहीं देखा जाता, लेकिन फिर भी अमूमन अगर हम प्रशासनिक बीट में भी अगर जाते हैं तो 4 पुलिस वाले बैठ के यही बात करते रहते हैं कि यार वो मुस्लिमों का खेमा आया हुआ है बाहर से और यही उसका फैलाव कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं। ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे सर? ये जो बाहर से आने वाले लोग हैं, ये क्या मुस्लिम हैं और मुस्लिमों को द्वारा ही इसको फैलाया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? इस बारे में मैं किसी नेता के शब्दों को मानूंगा, ना मैं किसी गांव के आदमी के मानूंगा, ना किसी मौलाना का मानूंगा, किसी का भी नहीं मानूंगा। डॉक्टर उसको पॉजिटिव या निगेटिव बता रहे हैं, ये सबसे बड़ा मायने रखता है। अगर डॉक्टर कह दिया पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, निगेटिव बोल दिया तो निगेटिव। तो डॉक्टर के पूरे निर्णय का इंतजार करना चाहिए। जिस भी गांव का जो भी आदमी पकड़ाता है या दिखता है या पाया जाता है, तो डॉक्टर के निर्णय का इंतजार, जांच की रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। चलिए, ठीक, बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे पथरिया सेक्टर के वरिष्ठ जन जो पत्रकार हैं, अलग अलग पत्रकारों, हाँ, अलग अलग पेपरों को देखते हैं, अलग अलग चैनल से बिलोंग करते हैं। ईश्वर साहू जी के पास एक बार हम फिर से आते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? कुछ रह गया जी? जी, मुख्य बात है, हम लोग जिस विषय पे यहाँ पर आए हैं वो पत्रकार और हमारे एसडीएम महोदय के बीच में जो बातें हुई हैं उस विषय पे हम आए हैं। तो कहने और सोचने वाली बात यह है कि जिस व्यक्ति द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है वो कतई नहीं हो सकता कि माफ़ीनामा जब मांगा गया है तो जो गलती किया है वो ही माफ़ी मांगा है, और अगर वो गलती नहीं किया रहता तो माफ़ी नहीं मांगता और वो किसी अन्य पत्रकार को ग्रुप में शामिल करके उनके बहकावे में आकर के ये दूसरा मोड़ ले रहा है और ये बिल्कुल गलत बात है और मैं उनका विरोध कर रहा हूँ। और ऐसे अधिकारी जो दिन रात एक करके, दिन रात मेहनत करके हम लोगों को रक्षा कर रहे हैं और उनके साथ ऐसा व्यवहार होना, पत्रकार को एक समूह बना करके उनको बदनाम करने की कोशिश करना, मैं इनका सख्त विरोध करता हूं, घोर विरोध करता हूं, घोर निंदा करता हूं। ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पत्रकार जो चौथा स्तंभ माना गया है उसको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और ऐसे बात का हम समर्थन नहीं करते हैं। उन लोग जो आज एसडीएम साहब के साथ रहना चाहिए वो एक पत्रकार के साथ है, वो पत्रकार जिसके पास ना तो आईडी है और वो बिना नंबर प्लेट के गाड़ी में घूम रहा है, और अगर वो गलती नहीं किया रहता तो माफ़ी नहीं मांगता और माफ़ी मांगने के बाद वो पत्रकारों को इकट्ठा करके उनका विरोध करना एक पत्रकार को
गाली देना या उनका अपमान करना है। ऐसे पत्रकारों का हम घोर निंदा करते हैं और ऐसे उनके साथ देने वालों का भी हम घोर निंदा करते हैं। ऐसे व्यक्ति जो पत्रकारों का साथ देते हैं, ऐसे पत्रकारों का जो साथ देते हैं वो निजी स्वार्थ के लिए अपना काम करते हैं। ये पत्रकार शब्द जो है वो चौथे स्तंभ के नाम से जाना जाता है। उनका ये अपमान कर रहा है, ये बहुत गलत बात है। मैं उनकी घोर निंदा करता हूं। और ऐसे अधिकारी जो निरंतर ऐसे काम कर रहे हैं, फिर हाल अभी वो इतने दबाव में हैं कि हमारे मुंगेली जिला और छत्तीसगढ़ एकदम एक तरफा टॉप 10 में पहला था। अचानक कटघोरा में ये घटना घटने के बाद उनके ऊपर कलेक्टर महोदय के माध्यम से अचानक इतना दबाव आया, बावजूद वो दिन रात। आप सब जान रहे हैं नोवेल कोरोना वायरस भारत देश के लिए महामारी का रूप ले लिया है। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का। कोरोना वायरस की ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए आप सबसे अपील है कृपया घरों में ही रहें। आप सभी इस खतरनाक बीमारी को हराने में शासन प्रशासन की मदद करें। इसके अलावा दूसरे राज्यों से आए हुए आगंतुकों की जानकारी टोल फ्री नंबर 104 पर जरूर दें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं मनहरन बंजारे और आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर। आज मुंगेली जिले के ग्राम पंचायत दसरंगपुर में हम लोग अभी उपस्थित हैं, जहां पर सरपंच, उप सरपंच और ग्रामीण जन पंच प्रतिनिधि सब मिलकर गांव वासियों को जिसके पास राशन कार्ड नहीं है उन लोगों को 5-5 किलो चावल, दाल और हरी सब्जियां वितरण कर रहे हैं। जो गरीब असहाय लोग हैं इन लोगों के लिए राशन के लिए व्यवस्था, जिसके पास राशन कार्ड नहीं है उन लोग के लिए पूर्ण रूप से व्यवस्था यहाँ के जनप्रतिनिधि द्वारा किया जा रहा है। हमारे पास अभी उपस्थित हैं राजकुमार साहू जी है, जो यहाँ सरपंच प्रतिनिधि हैं, जिससे बात करेंगे कि बताएंगे क्या क्या बारे में कि क्या क्या चीज़ यहाँ पर वितरण कर रहे हैं। जी महोदय, बताएंगे क्या क्या यहाँ पर वितरण किया जा रहा है। जिसके राशन कार्ड नहीं है उस व्यक्ति को मतलब हम पंचायत की तरफ से चावल, सब्जी, दाल बांट रहे हैं। दोनों गांव में दसरंगपुर बिशनपुर पंचायत है। 5-5 किलो चावल और सब्जी, आलू है, टमाटर है, मिर्ची है, भिंडी है, भाटा है। इसमें सूखा सामान और जो राशन सामान है क्या क्या दे रहे हैं उसमें? सूखा दाल है, चावल है और हरा में टमाटर है, मिर्ची है, आलू है, भिंडी है। टोटल कितने ऐसे लोग हैं जिनको आपको वितरण करना है? लगभग 35-40 से ऊपर होगा है। ये एक ही ग्राम मिलके कि दोनों ग्राम? दोनों मिलके मतलब दसरंगपुर बिशनपुर मिला के। जी चलिए ठीक है। यहाँ 35 से 40 लोग हैं जिसके पास राशन कार्ड नहीं है, जिसके लिए चावल है, दाल है और कुछ सब्जियां भी है, हरी सब्जियां, जिसको वितरण कर रहे हैं। हमारे साथ भूपेंद्र मोहले उपस्थित है जो उप सरपंच हैं यहाँ के। इससे भी बात करेंगे, बताएंगे गांव के बारे में क्या क्या विकास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आपके द्वारा, बताइए। हमारे तरफ पंचायत तरफ की तरफ से कुछ चावल 5 किलो और हरा सब्जी, टमाटर, भिंडी, बैगन और दाल है, सूखा में वितरण कर रहे हैं। ये कब से देना चालू किए हैं? आज से ही चालू किए हैं। तो 40 लोग बता रहे हैं, इसमें कितने दिनों में पूरे सभी लोग को दे पाएंगे? वो 1 दिन में कर देंगे पूरा। 1 दिन में हो जाए, और बचेगा तो 2 दिन में भी करेंगे। चलिए ठीक है। 40 से 45 लोग को 1 दिन का टारगेट करके रखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर बोला भी जा रहा है कि 1 दिन में अगर नहीं होता है तो 2 दिन में पूरा राशन वितरण करेंगे, जिसमें सब्जी सब उपस्थित है। और यहाँ पर हमारे साथ कोई पंच भी हैं, उससे बात करेंगे। जी अपना नाम बताएंगे? पुष्पराज आहिरे। तो बताएंगे क्या क्या व्यवस्था किया जा रहा है बिना राशन कार्डधारियों को?
बिना राशन कार्ड धारियों को सूखा में चावल और दाल दिया जा रहा है और सब्जी में आलू, भिंडी, बैगन, टमाटर, हरी मिर्ची ये पंचायत के द्वारा दिया जा रहा है। तो आपके अभी गांव में कई जगह देखा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंस को मेंटेन नहीं कर रहे हैं लोग, मतलब सोशल डिस्टेंस जो पालन करना चाहिए 1 मीटर की दूरी में, तो वो पालन नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, ये तो पालन हो रहा है, यहाँ भी कुछ टाइम के लिए निकल जाते हैं लोग, इसका पालन करेंगे। तो ठीक है, आप थोड़ा पीछे मुड़ के देखिए उधर, देखिए 5-7 लोग एक साथ बैठे हुए हैं, तो क्या समझाइश दिया जा रहा है इन लोग को आपके द्वारा? नहीं, इनको अपने अपने घर भेजा जा रहा है, वो वितरण के नाम से क्या क्या वितरण हो रहा है, इसलिए इन लोग आ गए हैं, इनको घर भेजा जा रहा है, जाएंगे इन लोग घर। चलिए ठीक है, यहाँ पर सामग्री वितरण कर रहे हैं अभी राशन सामान, इसके बारे में मतलब उन लोग देखने के लिए आए हुए हैं, मतलब सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे हैं, मजाक समझ रहे हैं, तो इससे संपर्क अपने सरपंच जी से बात करेंगे। सरपंच महोदय, क्या क्या व्यवस्था किया गया आपको कोरोना वायरस को लेकर यहाँ? हमारे यहाँ तो मास्क बटा है, साबुन बटा है और डिटाल भी बटा है। तो गांव में कोटवार द्वारा कुछ बुलवाया गया है कि क्या क्या नियम जो है उसको फॉलो? नहीं, गांव में तो कोटवार द्वारा हाका वाका डलवाते रहते हैं और देख रेख में लगा है कोटवार भी, और अन्य हमारे ग्राम के जो आल्टियर बनाए हैं वो भी देख रेख में लगा हुआ है। तो जैसे कि अभी आपके गांव में दिख रहा है कि 1 मीटर में 3-4 लोग आपके सामने बैठे हुए हैं, उन लोग को आपने और समझाइश दिया है या फिर ऐसे ही हर दिन बैठे रहते हैं? समझाइश दिया है, हर दिन बैठे रहते हैं, क्योंकि आज सामान वामान बांटने के लिए आए हैं तो देखने के लिए आ चुका है, तो ऐसे हाका वाका भी हम डलवाते रहते हैं और एक जगह नहीं रहते, 1 मीटर के दूरी में ही रहते हैं। तो आपका कहना यह है कि मतलब आज बस आए हैं, बाकी दिन नहीं आते हैं यहाँ पर? नहीं। चलिए ठीक है, कल जैसे कि ऐसे ही स्थिति देखने को मिलता है तो इसके ऊपर क्या कदम उठाएंगे? इसके ऊपर कार्रवाई होता है ना। क्या कार्रवाई करवाएंगे, कहाँ से? मतलब आल्टियर लोगों से मतलब देख रेख करवा रहा है, और ज़्यादा प्रॉब्लम होगा तो फिर थानादार से भी। चलिए ठीक है, यहाँ कोई पुलिस प्रशासन गश्त में आते हैं, नहीं आते हैं? समय समय में आता है, इसे प्रतिदिन ही आते हैं। चलिए ठीक है, जैसे कि सरपंच महोदय अभी बोल रहे हैं कि गांव में आज राशन वितरण हो रहा है, इस कारण यहाँ पर भीड़ लगी हुई है, लेकिन सोचने की बात है कि इन लोग को भीड़ नहीं लगाना चाहिए, जो यहाँ वितरण करने जो जनप्रतिनिधि वो आए हैं वो ही रहना चाहिए। चलिए ठीक है, अभी तो देख रहे थे सामग्री वितरण कर रहे हैं, जिसमें चावल है, दाल है, कुछ हरी सब्जियाँ हैं, और इन सब के लिए यहाँ पर व्यवस्था जनप्रतिनिधि द्वारा, ग्राम पंचायत द्वारा किया गया है। जो जिसके पास राशन कार्ड नहीं है, जो राशन कार्ड से वंचित हैं, अभी तक उसके पास नहीं बना है, उसके लिए भिंडी रखे हैं, बैगन रखे हैं, दाल रखे हैं, चावल है, कुछ टमाटर, आलू, मिर्ची, इस टाइप से बहुत सारे आइटम रखे हुए हैं जो कि वितरण कर रहे हैं। जी, अभी आप देख रहे थे आरजे रमझाझर न्यूज़ छत्तीसगढ़। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए और ऐसी खबरों को प्रकाशित कराने के लिए हमसे संपर्क करें आरजे रमझाझर से। नोवेल कोरोना वायरस विश्वव्यापी महामारी के रूप इख्तियार कर लिया। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का, क्योंकि यह खतरनाक बीमारी न बंदूक से डरता है, न तलवार से, न तोप से डरता है, न ही बम से। यह डरता है तो सिर्फ अकेलेपन से, और इसकी ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप सबसे अपील है, कृपया घरों में रहे और घर में रहकर जमात सैनिक की तरह इस खतरनाक बीमारी को लड़ने में शासन प्रशासन की मदद करें। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाझर में, और आप देख रहे हैं कार्यक्रम खास सामान्य परिचर्चा। खास मुलाकात में तो हम कुछ खास बातों पे चर्चा करते हैं, लेकिन ये जो कार्यक्रम है सामान्य परिचर्चा, तो इसमें हम हर प्रकार के विषयों को इसमें समावेशित करते हैं। और अभी जैसे कि हाल ही में आप देख रहे हैं कि कोरोना को लेके किस प्रकार से विश्व स्तर पर लॉकडाउन रखा गया है। बहुत सारे देश हैं जहाँ पर ये महामारी पसर गई है, और कुछ 2-4 देश हैं जहाँ पर अभी तक ये जो महामारी की मार है वहाँ पर नहीं पड़ी है। बाकी अमूमन जो देश
बच्चे पीड़ित हैं। अगर हम बात करें अपने देश की, भारत की बात करें, तो इसमें 6,500 से भी ज़्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं अब तक, और जो केस है वो सामने आ चुके हैं, और मौत भी अच्छा खासा इसमें हो चुका है। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में भी लगातार जो केस हैं, पहले 10 केस आए थे, 10 केस के बाद फिर वो 9 लोगों की छुट्टी हो गई थी, सभी ठीक हो गए थे, स्वस्थ हो गए थे। एक ही व्यक्ति था जिसको क्वारंटाइन किया गया था, और उसके बाद फिर लगातार कटघोरा से 7 केस आया, उसके बाद फिर से दूसरा दिन वहीं से 7 केस आने से अभी जो संख्या है लगातार छत्तीसगढ़ में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आज हमारे पास सूचना है कि मुंगेली से एक व्यक्ति को क्वारंटाइन किया गया है, काफ़ी 4-5 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है, बिलासपुर से एक व्यक्ति को उठाया गया है। इस प्रकार से लगातार तादाद बढ़ रहे हैं, जो बाहर से लोग आने वाले हैं इनकी वजह से लगातार बढ़ रहे हैं। तो बहुत सारे विषय हैं, इनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं घनश्याम वर्मा जी, पथरिया क्षेत्र से ये राजनीति करते हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं मेनली। हम इनसे बात करते हैं। वैसे समाज सेवी काम लगातार इनके द्वारा किया जाता है। वर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है चैनल में, क्या कहेंगे? धन्यवाद। और आरजे रमझाझर और आपके टीम के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार, दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। तो अभी जैसे महामारी जो फैली हुई है, अगर हम बात करें अपने देश से करते हैं, फिर पथरिया तक आएंगे, क्या कहेंगे इस विषय में? भारत में जिस रूप से इस महामारी का प्रसार हो सकता था, क्या लगता है आपको? कहीं हम अभी काफ़ी दूर हैं, बहुत ज़्यादा गंदा कंडीशन हो सकता था हमारे देश का, भी ठीक ठाक स्थिति में हम हैं, या और इससे अच्छा किया जा सकता था? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि हम जो कोरोना वायरस है, इनको हम उतनी गंभीरता से नहीं लिए, जबकि हमारे देश की इंटेलिजेंस को ये सब पता था, बावजूद हम इसको बहुत लाइटली लिए। शायद यही वजह है कि हमारे देश में इतना पसरा है। पर समय रहते हमने, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने और हमारे पूरे देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री ने जिस तरह से जागरूकता दिखाया है, विशेष करके छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने जो सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन की जो बातें हुई है, उससे खास करके हिंदुस्तान में जो आज कोरोना के जो पेशेंट कम है, यह सिर्फ हिंदुस्तान के लोगों की जागरूकता है, लॉकडाउन है और सोशल डिस्टेंसिंग है। चलिए, मतलब छत्तीसगढ़ में स्थिति अच्छी है, भारत में हमारी स्थिति अच्छी है। ये और बुरी हो सकती थी। प्रधानमंत्री की बात करें, सभी राज्यों के हमारे मुख्यमंत्रियों की बात करें, उन्होंने समय रहते अच्छे निर्णय लिए, जिसकी वजह से स्थिति हम सुधार रहे हैं, या स्थिति हमारी अच्छी है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, भारत में तो इस प्रकार की स्थिति है, छत्तीसगढ़ जहाँ पर 10 केस ही देखे गए थे, और उसके बाद फिर अचानक से अब आज के डेट में अगर हम बात करें 12 अप्रैल की बात हम कर रहे हैं, तो आज हमारे पास 14 नए केस आ गए हैं, और पिछला एक केस तो है ही है। क्या कहेंगे इस विषय में? एक अच्छा पोजीशन हम गेन कर रहे थे, हम बाकी राज्यों के लिए एक उदाहरण पेश हो रहे थे कि हमने किस प्रकार से अपने क्षेत्र को लॉकडाउन करके रखा हुआ है, लोगों को ऐसा जागरूक करके रखे हुए हैं, लेकिन अचानक से जो केस आए हैं सामने, क्या कहेंगे इस विषय में? दरअसल क्या है कि ये केस का जो लक्षण है, एक दिन में नहीं पता चलता। ये केस का लक्षण 12 से 14 दिन के बाद पता चलता है। ये केस और भी ज़्यादा हो सकता है। दरअसल हमारे यहाँ लॉकडाउन तो पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहले अगर लॉकडाउन हुआ है तो छत्तीसगढ़ में हुआ है। शायद यही वजह है कि दूसरे प्रदेश से हमारे यहाँ लोगों का आना कम हुआ है और इसका संक्रमण कम हुआ है। तबलगी जमात के कुछ साथी जो गए हुए थे, उनके कारण ये जो अभी जो कोरबा जिला में जो 15 केसेस मिला है, वो तबलीगी जमात से रिलेटेड लोग हैं। और ये मुंगेली जिले में भी इस तरह से आइसोलेट किए थे 4 लोगों को। मुझे अभी पता चला है, अधिकृत रूप से तो मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे जो जानकारी मिल रही है उससे पता चला है कि ये नेगेटिव आया। तो छत्तीसगढ़ की स्थिति वो एक तरह से पूरे देश के और विदेश के हिसाब से छत्तीसगढ़ काफ़ी कंट्रोल में है। काफ़ी कंट्रोल में है। चलिए ठीक है। तबलीगी जमात ये बातें सामने आ रही है। वैसे मीडिया ने इस शब्द को परिभाषित नहीं किया है अब तक, इसलिए जिस हिसाब से जिस शब्द का यूज़ किया जा रहा है, लगातार लोग यही कह रहे हैं तबलीगी जमात इन द सेंस ये सामने आ रहा है कि ये एक विशेष कौम से बिलोंग करते हैं, ये एक विशेष धर्म से बिलोंग करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? तबलीगी जमात आपकी नज़र में क्या है? जी देखिए, ये तो शुरू से है तबलीगी जमात के लोग
लोग हैं, इनका जमात चलता है पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में जमात चलता है। हुआ क्या कि ये तबलीगी जमात या इस तरह से लोग जो एक साथ नमाज अदा करते हैं, और अभी सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात हुई, इसके बावजूद भी जिस तरह से भीड़ भाड़ की स्थितियां बनी, इसके कारण एक दूसरे में ये जो वायरस है फैला है, उसके कारण ये तीसरे स्टेज पर आने की स्थिति में हुई है। जो आज हम देख रहे हैं, एक व्यक्ति से दूसरा और दूसरे से फिर तीसरे व्यक्ति में, ये थर्ड स्टेज में है। हालांकि छत्तीसगढ़ में थर्ड स्टेज काफ़ी कमज़ोर है, ईश्वर की कृपा है समझ लीजिए, और हमारे डॉक्टर और हमारे मुख्यमंत्री जी के, स्वास्थ्य मंत्री जी के सूझबूझ है, और जिसके वजह से यहाँ काफ़ी नियंत्रण में है। अच्छा है, नहीं कहना चाहिए, नियंत्रण में है। नियंत्रण में, चलिए ठीक है। अब जैसे मैंने आपसे सवाल किया तबलीगी जमात करके, मेरे पूछने का उद्देश्य ये था सर, तबलीगी जमात कहने से तात्पर्य जो लोग समझ रहे हैं, आम जनमानस जो समझ रहे हैं, वो एक मुस्लिम कौम को लेके समझ रहे हैं कि इनके द्वारा ही, इस जमात के द्वारा ही लगातार इसको फैलाया जा रहा है। मैं जिनको जानकारी नहीं उनको जानकारी दे दूँ कि जमात का मतलब होता है एक संगठन, एक संस्था, एक जमा हुआ 2-4 लोगों का झुंड, एक तरह से हम कह सकते हैं। तो ये जमात है। जैसे हम मीडिया से बिलोंग करते हैं तो ये मीडिया जमात हो गई, आप अगर राजनीतिक से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो जमात है वो राजनीतिक जमात हो गई। तो ये जो जमात शब्द है ये किसी एक कौम के लिए नहीं है, ये अलग अलग सेक्टर में काम करने वालों को, ये उर्दू शब्द है, उसको हम जमात कहते हैं। रही बात तबलीगी जमात की, तो जो बाहर से आने वाले लोग हैं, जो दिल्ली गए हुए थे, नमाज अदा करने गए हुए थे और नाना प्रकार के काम काज करने गए हुए थे, ये जो जमाती लोग हैं, ये जो झुंड है, ये सभी जब वापस अपने अपने राज्य पहुंच रहे हैं, अपने अपने गांव जब पहुंच रहे हैं, तो एक्चुअल में इनके द्वारा ही वो जो वायरस है वो फैल रहा है। लेकिन चूंकि जिस प्रकार से मीडिया में, पेपर में, पत्र पत्रिकाओं में इस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, तो उससे एक विशेष धर्म को आघात पहुंच रहा है। सबके द्वारा ये बातें करी जा रही है। आप भी शायद, अगर लोग आपसे मिल रहे होंगे, फ़ोन में बात हो रही होगी, तो मुसलमानों के द्वारा फैलाया जा रहा है, मुसलमान आ रहे हैं, तबलीगी जमात के लोग आ रहे हैं। तो तबलीगी जमात का मतलब केवल एक धर्म से नहीं है। जो बाहर खाने कमाने गए हुए हैं, बाहर किसी प्रकार से गुजर बसर करते हैं, वो अगर आ रहे हैं अपने देश, अपने राज्य आ रहे हैं, तो उनके द्वारा ये वायरस फैल रहा है। चलिए, बहरहाल ये बात तो हो गई। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, जो अभी आप सोशल वर्कर भी हैं, आप